नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. And now in this class, let's start learning of the section number 3 of the Hindu Marriage Act. And this lecture will be in several parts. You must watch each part. Now let's start the class. Say, अभी क्योंकि एग्जाम खत्म हुआ है, अभी रिसेंटली आरजीएस का एग्जाम हुआ है ना। सबके अपने स्कोर्स आ रहे हैं अभी, और सभी की एक कॉमन प्रॉब्लम आ रही है, और एवरीवन इज एडमिटिंग दैट दे कुड सोल्व मोर क्वेश्चंस हैड दे डन मोर रिवीजन। अगर उन्होंने रिवीजन ज़्यादा किया होता तो वो ज़्यादा क्वेश्चन कर पाते हैं। अब मैं क्या कहूँ इस बात को, आप लोगों को मैं डेली एक डोज देता हूँ, बात डेली समझाता हूँ, रिवीजन की वैल्यू समझाता हूँ आपको। रिवीजन की वैल्यू अब भी समझ लीजिए। क्या है रिवीजन की वैल्यू? एक तरफ से समझ लीजिए, मेरी 10 घंटे की क्लास, मेरी 10 आवर्स की क्लास और आपका 2 घंटे का रिवीजन, उसकी इक्वल वैल्यू है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्या कहा मैंने आपसे कि मैंने आपको 10 घंटे पढ़ाया, आपको ही बहुत मजा आया पढ़ करके, आपको लगा कि यू लर्न ए लॉट, आपने बहुत कुछ सीख लिया उसमें, आपको ऐसा लगा, लेकिन आपने 2 घंटे रिवीजन नहीं किया, तो दैट विल गो वेस्ट। जो कि इस बार हुआ कई बार, वहां पर ब्लर मेमोरी हो जाती है, मींस कि आपको धुंधला धुंधला याद होता है, और उसी उसमें देन यू डू मिस्टेक्स, यू कमिट मिस्टेक्स, यू सोल्व आंसर रोंगली और यू लीव द। और कुछ दिक्कत क्या है कि या तो वो है कि इंसान को आता ही कुछ ना हो, भाई आंसर आता ही नहीं था, यू लेफ्ट इट, तो फिर रिग्रेट नहीं होता। रेग्रेट तब होता है व्हेन यू नो द आंसर, यू न्यू द आंसर, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिविजन यू लेफ्ट द आंसर और यू सोल्व इट रोंगली, आपने गलत तरीके से गेस कर डाला उस पर को। तो आई डोंट वांट कि सच काइंड ऑफ मिस्टेक्स शुड बी रिपीटेड इन फ्यूचर, दोबारा नहीं होनी चाहिए। एंड दोज हु आर गोइंग टू अपियर इन द फर्स्ट टाइम, जो पहली बार जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, उनके लिए तो मैं कहूंगा कि भाई इस बात को अपने, कहते हैं ना, मेरे तजुर्बे से ले सबक, उम्र में कुछ साल बड़ा हूं मैं, ऐसा ही कुछ शेयर है कि मेरे एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं आप लोग। मेरा एक्सपीरियंस हो गया है, अब आपके जो क्लास फेलोज हैं उनका भी एक्सपीरियंस उसमें शामिल हो चुका है कि रिवीजन की कमी की वजह से। तो मैं अपनी क्लास को यहीं से शुरू करूंगा, क्योंकि पढ़ाता रहूं मैं, कितने 10 घंटे पढ़ा लूं मैं, बट इफ यू डोंट रिवाइज दैट, बहुत दिक्कत आएगी आप लोगों को, आपकी और मेरी मेहनत सब बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए मैं बार बार एक उदाहरण देता हूं, जैसे ऐसे मान लीजिए ये खुशबू मैडम है, खुशबू मैडम 1 लाख पर डे कमाती हैं। खुशबू मैडम शी अर्न्स 1 लाख पर डे, बट शी डज नॉट सेव, वो सेव नहीं करती हैं कुछ भी। एंड ऑन द अदर हैंड देयर इज आस्था मोदी, शी अर्न्स ओनली 10,000 रुपीज और 1,000 रुपीज पर डे, बट शी ट्राइज टू सेव 50% ऑफ दैट। तो एक इंसान 1 लाख रुपए पर डे कमा रहा है, एक इंसान 1,000 रुपए पर डे कमा रहा है, लेकिन जो 1,000 रुपए पर डे कमा रहा है, जो कमाई कम है, उसकी सेविंग ज्यादा है। उसने लाख रुपए कमाए, 30 लाख रुपीज कमाए पूरे महीने में, फिर भी सब गवा दिए जुए में, एक्सपेंसेस में। लेकिन एक है 30,000 रुपीज कमाए, लेकिन 15,000 रुपये सेव कर लिए। तो जब एग्जाम का टाइम आएगा, जब इमरजेंसी आएगी, कौन अब उसको हैंडल कर पाएगा? आस्था मोदी, क्योंकि उनके पास कुछ सेविंग है। उसी तरीके से आपका रिवीजन की वैल्यू है। आपने कई घंटे पढ़ाई की, जैसे कि मैंने बताया कि 1 लाख रुपए पर डे कमाया, तो आपने यू अर्न ए लॉट, 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं आप, बट यू आर नॉट रिवाइजिंग, यू आर नॉट डूइंग रिविजन, आप रिविजन नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स जो आपने पढ़ा, जो आपने समझा, उसको आपने सेव नहीं किया, वो कुछ दिनों बाद फिर 0 हो जाएगा, आपको फिर उसके लिए उतने घंटे देने पड़ेंगे फिर वो। तो दैट एंटायर आवर्स, जो डेज, वीक्स, दोज विल गो वेस्ट। सो ट्राई टू सेव दैट। सेविंग इज द मंत्रा। सेव कीजिए जो आपने पढ़ा है, समझा है, उसको सेव करना समझो। प्लीज लेट मी नो कि आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। ये मैजिकल रूल है ये। कम ऑन, हरी अप। चलिए साहब, सेक्शन 3 पर आ जाइए, डेफिनेशंस पर।
डेफिनेशंस क्या कहते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको जो मिलेगा सेक्शन 3 से, प्लीज सी दिस, यू शुड रिमेंबर लाइक दिस, सेक्शन 3 ए बी सी डी ई एफ जी, तो इनकी हेडिंग्स को आपको क्रोनोलॉजी में रटना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन 4 प्रीलिम्स यहीं से आएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आपको ये जो आपका सिलेबस है जुडिशरी का, ये बहुत बड़ा सिलेबस है। जरूरी ये नहीं है कि आप बहुत पढ़ करके दिन रात मेहनत करके जज बन जाएंगे। जज कब बनेंगे? आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, बहुत मेहनत करके पढ़ें, लेकिन उसमें भी स्मार्टनेस ढूंढनी पड़ेगी आपको। उसी स्मार्ट तरीके से आप पढ़ सकते हैं। मैं बार बार को समझाने की कोशिश करता हूं कि इसको अपने मन में डाल दीजिए अच्छे तरीके से। जैसे अगर आपको पूरी कार का टायर चेंज करना हो, अगर इफ यू वांट टू चेंज द टायर ऑफ दैट, तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप जैक लगाते हैं उसमें, तो जो काम बहुत डिफिकल्ट था वो काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने स्मार्ट प्ले किया उसमें। आप उसी तरीके से जुडिशरी की तैयारी है, आप वही सिलेबस है सबके लिए। किसी का सिलेक्शन बहुत जल्दी हो रहा है, किसी का बहुत बाद में हो रहा है, और हम तो कोशिश करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में हो। तो वो स्मार्टनेस बहुत जरूरी है, हर जगह स्मार्टनेस है। जैसे सेक्शन 3 हो गया, मैं क्यों समझा रहा हूं यहाँ पर, सेक्शन 3 की जो फर्स्ट स्मार्टनेस है, आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, मत पढ़िए, लेकिन कम से कम आपको सेक्शन 1 to ABCD की हेडिंग से क्वेश्चन आएगा, और वो क्रोनोलॉजी से पूछेंगे आपको, वो ABCD करके पूछ लेंगे। तो ये आपको बुरी तरीके से रटे होने चाहिए। You should learn it by heart. Section A, this, B, this, C, this, D, this, E, this, F, this, like this. Because the question can be like match properly, correctly match. In that case, you will have to do this. तो इसी को इसी पैटर्न पे याद करना है। इंपॉर्टेंट ये है कि किस पैटर्न पे हम लोग को याद करना है, वो मैंने आपको गाइड कर दिया। नाउ कम टू द डेफिनेशन पार्ट। नाउ फर्स्ट डेफिनेशन इज व्हाट। पढ़िए जरा इसको, देखिए पहली लाइन पढ़िए और पढ़ना सीखिए। In this act यानी कि in this act means Hindu Marriage Act, unless the context otherwise requires, ये देखिए, ये इसका क्या मतलब, इसको समझ लीजिए। यहां पर जो मीनिंग आएंगे वो ये होंगे। ए पार्ट यहां पर आ जाएगा, unless the context otherwise requires, this is the first line of your bare act। इसको समझिए पहले आप लोग। The very first line in section 3 is what? In this act, इस अधिनियम में unless the context otherwise requires, जब तक कि उस परिप्रेक्ष्य में अन्यथा ना दिया गया हो। अब इसका मतलब क्या है, देखिए क्या है। जैसे एक शब्द है दादा, समझते हैं आप दादा। अब यूपी में आप चले जाइए, दादा का मतलब क्या है, पिताजी के भी पिताजी। बट इफ यू गो टू बंगाल, दादा मीन्स बड़ा भाई, मोटा भाई। इफ यू गो टू गुजरात, मोटा भाई मीन्स एल्डर ब्रदर। और यहां पर आप मोटे का मतलब उसको हेल्दी फैटी मैन से निकालेंगे आप ये। तो यहां पर आया कॉन्टेक्स्ट का मतलब आया। इन जनरल दादा का मीनिंग क्या होगा, इन जनरल दादा मीन्स फादर ऑफ फादर, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज, मीन्स अनलेस उसको स्पेशल मीनिंग ना दिया गया हो। दादा वर्ड जो है, दादा शब्द है, उसको एक स्पेशल मीनिंग दिया है कहां पर, बंगाल में। दादा मीन्स एल्डर ब्रदर। तो उसी तरीके से यहां पर लाइन है कि अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज, यहां पर जो एक्सप्रेशंस हैं उनका ये जनरल मीनिंग ये माना जाएगा। अगर किसी कॉन्टेक्स्ट में स्पेशल मीनिंग दिया होगा तो देन उस समय उसका वो स्पेशल मीनिंग मानेंगे। अदरवाइज इन जनरल, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज, फॉलोइंग टर्म्स, निम्नलिखित टर्म्स का निम्नलिखित मीनिंग होगा। तो ये है इस लाइन का मतलब, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज। जैसे पहली एक्सप्रेशन ये है, सी द बोर्ड, क्या है कि कस्टम और यूजेस का मीनिंग, द एक्सप्रेशन कस्टम और यूजेस, इसका मीनिंग क्या होगा। तो ये जो शब्द समझाया गया है, इसका जो मीनिंग यहां दिया गया है, अनलेस द, इसको ऐसे पढ़ेंगे, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, जब तक कि परिप्रेक्ष्य में कोई अन्यथा मीनिंग ना हो, कस्टम और यूजेस का निम्नलिखित मीनिंग होगा। यानी कि कस्टम और यूजेस जब वर्ड कहीं पर आएगा, हिंदू मैरिज एक्ट में जब भी कभी हम पढ़ेंगे कस्टम, जब भी हम पढ़ेंगे यूजेस, तो उसका ये मीनिंग माना जाएगा। अगर किसी अन्य कॉन्टेक्स्ट में कोई स्पेशल मीनिंग दिया गया होगा, तब हम उसका सेकेंडरी मीनिंग देखेंगे। अदरवाइज इन जनरल जो कस्टम और यूजेस का मीनिंग है वो इस तरीके से होगा जो कि यहाँ पे दिया गया है।
तो पहली लाइन का मीनिंग, और ये जनरली आपको हर एक्ट की डेफिनेशन क्लोज में ये लाइन मिलती है। कौन सी लाइन? पहली लाइन, ये वाली लाइन। ये जो लाइन है फर्स्ट लाइन है, और मैं हर बार ऐसे समझाता हूँ आपको, ये जो पहली लाइन है ये आपको लगभग हर एक्ट में मिलेगी। तो आई बिलीव कि आपको समझ में आया होगा। अब नाउ प्लीज गो टू द मीनिंग ऑफ द कस्टम एंड यूजेस। कस्टम एंड यूजेस का मीनिंग क्या है? द एक्सप्रेशन कस्टम एंड यूजेस सिग्निफाई एनी रूल। प्लीज अंडरलाइन दिस, एनी रूल, ठीक, विच हैविंग बीन कॉन्टिन्यूसली, प्लीज अंडरलाइन, and uniformly observed for a long time, ठीक, has obtained the force of law, प्लीज हाईलाइट कर लीजिए इस टर्म को, फोर्स ऑफ लॉ को, among हिंदूज, अंडरलाइन कर लीजिए, in any local area, tribe, community, group और family। तो आई बिलीव कि आप लोगों ने इसको अंडरलाइन कर लिया होगा। अब मैं इसको समझा देता हूँ। क्या है देखिए, दिस इज क्लोज ए, फाइन। क्या करें? क्लॉज ए एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कस्टम एंड यूजेस। तो पहला क्वेश्चन तो प्रीलिम्स का आपका यहीं से बनता है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग, लिखो क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन बनाता हूं पहले और फिर वो सभी पे लागू होगा इस तरीके से। प्लीज से दिस, विच आउट ऑफ फॉलोइंग defines custom and uses? Option A 3B, option B 3C, option C 3A, D 3D। अब देखो छोटी सी बात है लेकिन क्वेश्चन यहां से बन गया आपका। हमने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन इस तरीके से ध्यान नहीं दिया, तो वी कैन डू सम ब्लंडर इन द एग्जाम। तो ध्यान रखना, आपको हेडिंग्स आपको पता होना चाहिए। दिस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3A, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब आइए मीनिंग पर आइए। मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप लोगों ने जुरिस्प्रूडेंस हल्की सी पढ़ रखी है तो वहां पर आपको पढ़ा होगा कि कस्टम का मीनिंग समझाते हैं। कस्टम एज ए सोर्स ऑफ लॉ, कस्टम एज ए सोर्स ऑफ लॉ हम लोगों ने पढ़ा था जुरिस्प्रूडेंस में, और सेम मीनिंग हर जगह अप्लाई होता है पर ये कस्टम एंड यूजेस मीन्स व्हाट? एनी रूल। इसको आप ऐसे पढ़िए, एनी रूल मीन्स कोई भी नियम, विच हैज ऑब्टेन्ड द फोर्स ऑफ लॉ। ये समझिए, इसको ऐसे पढ़ना। देखो पहले मैंने आपको जनरल रीडिंग दी थी, अब समझिए, एनी रूल विच हैज ऑब्टेन्ड, येलो पढ़िए बस, एनी रूल विच हैज ऑब्टेन्ड द फोर्स ऑफ लॉ। कोई भी ऐसा नियम, कोई भी ऐसा नियम जिसमें अब कानून का बल आ गया हो, जिसके अंदर कानून का बल आ गया हो, इट मीन्स नाउ दैट इज लीगली एनफोर्सेबल। अब उसको कानूनी रूप से आप एनफोर्स करा सकते हैं, दैट हैज ऑब्टेन्ड द फोर्स ऑफ लॉ। एनी रूल, फॉर एग्जाम्पल कैसे? अब पढ़ लिया भाई साहब ने, हमारे जो सौरभ बोस भाई साहब हैं, he read this law very carefully, he read this, he understood very well Hindu Marriage Act, now he understands। अब इसके मन में खुराफात आ रही है कि यार कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि शादी के बाद में मैं ससुराल में रहूंगा या दुल्हन मेरे घर पर आएगी, ये तो कहीं बात लिखी ही नहीं है इसमें, है कि नहीं है? तो इन्होंने ढंग से पढ़ लिया इसमें, है ना। अब इन्होंने शादी की, अब घर पर वहां पर जब दुल्हन के वहां पहुंचे, वहां पर फेरे हो गए, सारी ऑल रिचुअल्स, नाउ दैट इज दिस मैरिज इज सोलमनाइज्ड एज पर द राइट्स एंड कस्टम्स। अब आया नंबर विदाई का। अब दोनों पार्टीज एक दूसरे को देख रही हैं कि भी ना इधर से हलचल है ना उधर से हलचल है। अब सौरभ बोस कह रहे बैठाओ दुल्हन को गाड़ी में, हम लोग को जाए। कह रहे कहाँ जमाई राजा, आपको तो यहीं रहना है। कह रहे मैं यहां क्यों रहूंगा? कह रहे शादी हो गई है, हम अपनी बेटियों को भेजेंगे ही नहीं आपके साथ। अब यहां डिस्प्यूट हो गया। सौरभ कह रहे हैं ऐसे कैसे हो जाएगा मैम, मैं तो दुल्हन को लेने आया था, दुल्हन को लेके जाऊंगा मैं। दुल्हन कह रही ना शादी हो गई, यू विल हैव टू स्टे इन माई होम, मैं तुम्हारे घर में क्यों जाऊंगा। हो गई राड़ा। कहां लिखा है ऐसा कि दुल्हन वहीं पर आएगी, है ना। तो अब सौरभ बोस कहां जाएगा? देन यू विल हैव टू सी द कस्टम्स कि मैम दिस इज द कस्टम, जनरल कस्टम यही है। और आज की बात नहीं है, भगवान रामचंद्र से सुनते आ रहे हैं, सीता मैया भी राम वहां पर आई थी। तो दैट इज द कस्टम
which has obtained the force of law. तो दैट इज द वैल्यू ऑफ कस्टम, एनी रूल विच हैज ऑब्टेन्ड द फोर्स ऑफ लॉ, कोई भी नियम जो कि भले ही स्टैच्यूट में नहीं है लेकिन नाउ बिकॉज इट हैज ऑब्टेन्ड द फोर्स ऑफ लॉ, क्योंकि अब उसके अंदर कानून का बल आ चुका है, उसे हम कहते हैं कस्टम एंड यूजेस। तो प्लीज लेट मी नो आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई। कम ऑन, हरी अप एवरीवन प्लीज। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। तो दिस रूल हैज ऑब्टेन्ड द फोर्स ऑफ लॉ, but what is the basis? When a custom obtains the law of force, कब आता है? तो उसके लिए आपको रेड लाइन पढ़नी पड़ेगी, प्लीज सी दिस। Having been continuously and uniformly observed, one, continuously, number two, uniformly, and number three, for a long time observed. Because this custom has been continuously observed, ये जो रूल है ये लगातार कॉन्टिन्यूटी में यूज हो रहा है। बारात जाती है, दुल्हन रोती हुई आती है, जाएगी बारात, दुल्हन थोड़ी देर रोएगी, फिर वो हंसते हुए आ जाएगी। तो ये हुआ कॉन्टिन्यूसली, यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व्ड, एंड इट इज फॉर ए लॉन्गर टाइम। इट इज नॉट एज इफ कि दिस इज हैपनिंग ओनली लास्ट 10 years, लास्ट 15 years, नो। बेसिकली इट इज टाइम इमेमोरियल, कि कब से दुल्हनें आ रही हैं, कि जी हमारे पिताजी की भी आई थी, हमारे दादाजी की भी आई थी, हमारे परदादा की भी आई थी, यही चलता आ रहा है जी। तो नाउ इट इज नाउ लॉन्गर टाइम। ऐसा नहीं 10 साल पुरानी बात है, 20 साल पुरानी बात है, ऐसा नहीं है। तो फॉर ए लॉन्गर टाइम। तो दीज आर द अगेन कॉन्टिन्यूसली, यूनिफॉर्मली और लॉन्ग टाइम पे अगेन क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर ए कस्टम टू गेन द फोर्स ऑफ लॉ। एक कस्टम को फोर्स ऑफ लॉ गेन करने के लिए किस किस की आवश्यकता होती है? नंबर 1, इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व्ड, इट मस्ट बी यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व्ड, एंड इट मस्ट बी ऑब्जर्व्ड फॉर द लॉन्गर टाइम। तो तीनों बातें यहां पर आती हैं, यहां पर ये मेंशन किया इन लोगों ने, तो डोंट फॉरगेट दिस एज वेल। कॉन्टिन्यूसली फॉर्म्ड, कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व्ड, यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व्ड, एंड इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड फॉर ए लॉन्गर टाइम। कम ऑन, बताइए मुझे, हाँ है ना? नेक्स्ट, प्रोवाइड दैट रूल इज सर्टेन एंड नॉट अनरीजनेबल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। दीज आर द नेक्स्ट 3 रिक्वायरमेंट। 3 पहले आ चुकी, 4th, 5th, 6th। द रूल इज सर्टेन, नॉट अनरीजनेबल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अगेन दिस रूल, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स का क्वेश्चन आया था नहीं मैंने ये। दिस रूल मस्ट बी सर्टेन, सर्टेन में निश्चितता होनी चाहिए, ऐसे नहीं कभी देंगे कभी नहीं देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सौरभ बोस जो है, सौरभ बोस भाई साहब पहुंच गए शादी, बिल्कुल अपना साफ वाफा बंधा हुआ ऐसा अच्छे तरीके से, ये ना वहां पहुंच गए। अब कुछ रस्में वहां पर ऐसे हैं जो वहां पर आपने देखा होगा, बारात घर के वहां पर ही जो है कुछ रस्में निभाई जाती हैं। अब लड़की की मम्मी पूछ रही है क्या करना है जी इस समय, अब बुआ कह रही जी ऐसे भी कर लेते हैं, मौसी कह रही है ऐसे भी कर लेते हैं, वैसे भी कर लेते हैं। रस्म तो है, कॉन्टिन्यूसली फॉलो भी हो रही है, पर यहां पे सर्टेनिटी नहीं है, समझे? तो कुछ निश्चित नहीं है। कई बार आप देखा होगा कि 50 ओपिनियन आ जाएंगी, ऐसे भी कर लेते हैं, वैसे भी कर लेते हैं, ऐसे भी कर लेते हैं। तो वो किसी भी कस्टम और यूजेस को लीगली बाइंडिंग होने के लिए ये भी मस्ट है that it must be certain. No, it happens like this only. There is no confusion with this. Certain है, निश्चित है, and it should not be unreasonable. It is very important. You see the next. Not unreasonable. Not unreasonable. Custom must not be unreasonable. Again, what does it mean? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? अब सौरभ बोस भाई साहब आ गए, अब रस्में बढ़िया आके को, अब आए ससुर जी आए, या मान लीजिए ससुराल पक्ष से कुछ और लोग आ गए सामने कि जमाई बाबू हमारे यहाँ एक रस्म है ना, हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमारे होने वाले जमाई बाबू हैं हमारी बहनिया से, हमारे भतीजी से जो भी रिश्ते हैं उससे कितना प्यार करेंगे। कह रहे हाँ आई लव सो मच। कह रहे नहीं, कहने से नहीं, हमारे एक प्रथा है कि हम ना कमर को नंगी करके ना कोड़े मारते हैं,
अब देखते हैं कि कितना बर्दाश्त कर पाओगे आप। तो 50-100 कोड़े, अगर जितने 50 के ऊपर कोड़े बर्दाश्त कर पाओगे, हम समझेंगे यस सच्चा प्यार निकल करके आ रहा है, समझे आप। तो सौरभ क्या करोगे उस समय? तो वो जो कहेंगे भाई मैं इसको नहीं मानूंगा, कह रहे नहीं सर ये तो हमारा कस्टम है। तो सौरभ बोस कहेगा भाई ये कस्टम है लेकिन कानून नहीं बन गया है अब। कह रहे नहीं सर कानून ही बन गया है ये, हमारे यहाँ कानून की अहमियत रखता है। अगर आप ये काम नहीं करवाएंगे तो फिर शादी नहीं होगी, बाइंडिंग शादी नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? कि देखो सर कस्टम के लिए एक कॉन्टिन्यूसली फॉलो होना चाहिए, तो हमारे यहाँ पर एक कॉन्टिन्यूसली फॉलो हो रहा है, यूनिफॉर्मली फॉलो हो रहा है और दादा परदादा से फॉलो हो रहा है। तो सौरभ कहेगा कि देखो सर भले ही सब आपकी एवरीथिंग इज ओके देयर, you have been following this practice since long, continuously following, uniformly following, it is certain as well, but one of the essential ingredient is it should not be unreasonable. यहां पर आपका कस्टम फेल हो जाता है, therefore it is not legally binding. Are you getting this point? So even if that rule, that custom is having all the characteristics, बाकी सारी करेक्टरिस्टिक्स उसमें है, बट इफ इट इज नॉट रीजनेबल इट विल नॉट गेन द फोर्स ऑफ लॉ इन दैट सेंस, तो इट शुड नॉट बी अनरीजनेबल। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ बीइंग नॉट अनरीजनेबल। कम ऑन हरी अप, बात समझ में आई? कितने लोगों को समझ में आई मेरी बात? अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर, और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। नाउ द कस्टम इज यूनिफॉर्मली फॉलोड, it has been continuously followed, it has been followed since long, it is certain, it is not unreasonable as well. ये सारी क्वालिटीज हैं, बट इट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी लाइक दिस व्हाट सौरभ बोस। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं शादी में, ठीक है, मान लीजिए अनरीजनेबल वाली बात खत्म कर दी, न आते हैं, कह रहे नहीं आपको अब यहाँ पे जुआ खेलना पड़ेगा एंड यू विल बी गिवन ओनली थ्री अपॉर्चुनिटीज। अगर 3 में से 2 बार आप जीत गए इस जुए में, ठीक है, तब तो आपकी लीगली बाइंडिंग मैरिज मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी। कह रहे व्हाट इज द नॉनसेंस? कह रहे हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ ये कस्टम है। नाउ सौरभ बोस कैन से अगेन दिस मे बी योर कस्टम बट दिस इज नॉट लीगली बाइंडिंग कस्टम इन द IF लॉ, दिस कैन नॉट गेन द फोर्स ऑफ लॉ। व्हाई? कहेंगे साले जी आ जाएंगे कि जीजा जी समझिए बात को, इट इज कॉन्टिन्यूसली फॉर्म्ड, यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व फॉर लॉन्गर टाइम, इट इज सर्टेन, इट इज नॉट अनरीजनेबल एज वेल, बट माई डियर इट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, गैम्बलिंग इज द अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। फाइन। तो इफ एनीथिंग इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी दैट कैन नॉट गेन द लेवल ऑफ स्टेटस ऑफ द लीगली बाइंडिंग कस्टम। तो ये सारी बातें 6 पॉइंट है, ये भी बहुत जरूरी है। कम ऑन, गॉट इट और नॉट? तो दिस इज व्हाट द अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एज वेल। तो मैंने आपको बहुत फनी तरीके से समझाया है इसको, एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल दीज 6 पॉइंट्स। अब आपका काम क्या है? योर टास्क इज व्हाट यू शुड रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स, नहीं तो क्वेश्चन कैसे आएगा? आई फ्रेम ए क्वेश्चन फॉर यू, और फिर आप देखो कितना डिफिकल्ट हो सकता है। अभी आपके लिए आसान है, बिकॉज अभी आप मजे से बैठ के पढ़ रहे होंगे अपने घर पर, अपने ड्राइंग रूम में, अपने रूम में, और जितना भी पेन है, जोर है, वो कहाँ पर है? मेरे पर है इस समय, आप मजे ले रहे हो। लेकिन ये 1 मिनट बाद सिचुएशन चेंज हो जाएगी। आपका बर्डन मैं अब बढ़ाता हूं, देखो शशांक कैसे, देखो कैसे। प्लीज सी द डिफिकल्ट क्वेश्चन। फॉर ए लीगली बाइंडिंग कस्टम, नंबर 1, इट मस्ट बी, ऊपर लिखता हूं, इट मस्ट बी नंबर 1 नॉट अपोज्ड टू PP, यानी कि पब्लिक पॉलिसी A 1 कहते हैं। नंबर 2 कॉन्टिन्यूसली फॉर्म्ड, 3 यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व्ड, 4 हो गया ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज, व्हाट इज द आंसर? ये बहुत सिंप्लीफाइड हो गया, देखो ये हो गया
बहुत सिंप्लीफाइड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अब नाउ इफ आई मेक इट ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, अगर मैं इसी को डिफिकल्ट बनाता हूं तब क्या होगा, इसमें क्या होगा कि एक एक लाइन में कॉन्टिन्यूसली, यूनिफॉर्मली और एक के में तीन तीन ऑप्शंस डाल पिक कर देता हूं, कॉन्टिन्यूसली फॉर्म ये करके तीन तीन चार चार, सो दैट आपको उस क्वेश्चन को रीड करने में टाइम लगे और यू शुड कमिट सम मिस्टेक, आपसे कोई गलती हो जाए। तो इसी क्वेश्चन को बहुत डिफिकल्ट भी बनाया जा सकता है बिकॉज ऑफ दिस। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, और आप ऐसे क्वेश्चन को तभी सॉल्व करवाओगे प्रीलिम्स में जब आपको ये सिक्स पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से टिप्स पे याद हो। तो व्हाट मैटर्स, योर लर्निंग एंड रिवीजन, डोंट फॉरगेट दिस। और अब देखो अर्चित भैया कैसे याद करोगे इसको, आपको इसके लिए बहुत कोई स्पेशल टाइम निकालने की जरूरत नहीं है कि वो एक शुभ टाइम आएगा और हम फिर रिवीजन के लिए बैठेंगे, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप कॉफी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, वेट कर रहे हैं, बाहर कहीं घूमने फिरने गए हैं, एक मिनट में अपने दिमाग से क्वेश्चन कीजिए, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए लीगली बाइंडिंग कस्टम, 1 2 3 4 5 6। इट टेक्स ओनली 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, आपका रिविजन हो गया, आपने याद कर लिया। तो जो भी आपने याद कर लिया आप उसको लगातार दोहराते रहिए। लोग आपको पागल कहेंगे कि बुद्ध बताता रहता है, इसके होठ हिलते रहते हैं, तो हिलने दीजिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन आप लगातार पढ़ाइए। आप में से मैक्सिमम लोग केवल एक टाइम फिक्स करते हैं कि हम शाम को या सुबह उस समय रिवीजन करेंगे, और वो टाइम किसी तरीके से मिस हो गया तो आपका रिवीजन मिस हो गया। जैसे आप सांस लेते हैं हर पल, है ना, उसी तरीके से हर पल रिवीजन करने की प्रैक्टिस कीजिए, बस कर लेंगे आप लोग। रिवीजन वाली बात समझ में आती ही नहीं आती, प्लीज लेट मी नो, मेरा फोकस उस पर रहता है बहुत हमेशा, प्लीज। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन नो केस ए रूल एप्लीकेबल ओनली टू ए फैमिली, इट हैज प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ ए रूल applicable only to a family, it has not been discontinued by the family। इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें क्या बात की, एक जो पर्टिकुलर कस्टम की बात की गई है इसमें, it has not been discontinued by the family। बस ये कि अगर वो ये कॉन्टिन्यूटी में आ जाता है, ये इन्होंने एडिशनली एक्सप्लेन कर दिया इसको कि अगर कोई कस्टम ऐसा है जो उस फैमिली पे ही एप्लीकेबल होता है ना, एक ये पर्टिकुलर कस्टम की बात कर रहे हैं, अगर किसी फैमिली में ही कोई कस्टम हुआ है तो उन्होंने डिसकंटिन्यू ना किया होगा उसको, तो यू कैन लीव इट, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले वाले प्रोवाइडेड पे ध्यान दीजिए बस आप लोग इसमें। दोस्तों, एक एजुकेशन एक ऐसी चीज है, ज्ञान एक ऐसी चीज है जो जितना पढ़ाओगे, जितना शेयर करोगे उतना बढ़ेगा। तो आपकी शेयरिंग में भी आपको दुआएं मिलेंगी। हो सकता है किसी स्टूडेंट का आपके थ्रू भला हो जाए, हमारा चैनल, हमारी वीडियोस हो सकता है आपके माध्यम से, और हो सकता है वो इंसान जज बन जाए, तो कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन उसमें भी हो जाएगा। इसलिए कम से कम एक बात पर कंजूसी मत कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इसको, और इसको एक अच्छा सा कमेंट भी लिखिए, शेयर भी कीजिए इसको। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारे चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।